लोग कहते हैं कि पैसा लगाकर बिजनेस होता है। आपने कितने पैसे लगाए इस बिजनेस को करने के लिए? उसमें तो कुछ नहीं था, जीरो पैसा लगाया, जीरो। आज का जो भारत है, हर जगह अपॉर्चुनिटी है, यानी पैसा एग्जैक्टली हवा में है। हवा यानी इंटरनेट। कोई 12वीं पास कोई टीचर बन सकता है और टीचर बन के 27,000 करोड़ बना सकता है। दैट्स बिकॉज ऑफ ये लोगों को सीखने की जरूरत है, और ऐसे सीखने के लिए ऐसे एंटरप्रेन्योर से सीखने को मिलता है, कोचेस से नहीं। प्रेशर में किया हुआ सेल, आइडियोलॉजी ब्रेक करके किया हुआ सेल, धड़ाम से नीचे कंपनी आती है। जितनी कंपनी आई है आप देखेंगे उनके बैकएंड में यही होगा। वो सब खर्चा जिससे आप कमाओगे वो सब इन्वेस्टमेंट है। कथूरे सर के साथ मैं बैठा था, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा नसीब है तो 12% का दे देगा। हाँ जी, यही है। हाँ, 16-12%। मैं तो 25% का प्रॉफिट साल में 3 बार घुमाता हूँ। 4 तरीके के मैन होते हैं। एक बार दोबारा से बता दी, 4 तरीके के कौन से होते हैं? पीपल मैन, ओके, ठीक है, प्रोसेस मैन, एक्शन मैन, आइडिया मैन। एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त, और आप सभी का स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ में। यहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने बिजनेस को जीरो से बिल्ड किया है और जहां से आपको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर से हम आज बात करने वाले हैं जिन्होंने पूरे भारत में 15,000 स्टूडियो बनाए हैं। आप किसी बड़े यूट्यूबर का नाम लीजिए, 3 में से 2 जगह आपको इनके द्वारा बनाए गए स्टूडियोज़ मिल जाएंगे। आप किसी बड़े क्रिएटर का नाम लीजिए, आप किसी बड़े कोच का, टीचर का नाम लीजिए, आपको इनके द्वारा बनाए गए स्टूडियोज़ मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जीरो से बिजनेस की शुरुआत की और आज 100 करोड़ तक पहुंचा दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, इनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि ये वो इंसान है जिन्होंने मिट्टी से अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज इनके बिजनेस के द्वारा लोग सोना बना रहे हैं। तो आप मिलना चाहोगे? आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं स्मार्ट इन्फोविजन प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर चंदन मिश्रा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ बैठे हैं तो बहुत दिनों के बाद ये मौका आया। आपके बारे में लोग जानेंगे और किस तरीके से आपने जीरो से आज इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है, इस विषय पर हम बहुत सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया, 15,000 से ज़्यादा स्टूडियोज़ आप बना चुके हैं। आज के दिन कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर या फिर जो कोचेज हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा नाम होगा जो आपको नहीं जानता होगा या जिसको आपने सर्विस नहीं दी होगी। जी सर। तो अगर मैं सबसे पहला सवाल यही लूँ कि आज के इस डिजिटल युग में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों के लिए, जो लोग नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि हम भी इस फील्ड में आ जाएं, हम भी कंटेंट बनाना शुरू करें या हम भी स्टूडियोज़ बना लें, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में? बहुत सही सवाल है सर, और आप इतने सारे एंटरप्रेन्योर को कोच कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और उनके लिए काम कर रहे हैं जो छोटे वर्ग से हैं, जो आज शुरुआत करना चाहते हैं। एक तो आज के लाइफ में ना वैसे भी बहुत स्टेबल माइंडसेट नहीं है, मंकी माइंडसेट है। कभी ये करने का मन करता है, कभी वो करने का मन करता है। तो आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। हाँ जी। आज का जो भारत है, हर जगह अपॉर्चुनिटी है, यानी पैसा एग्जैक्टली हवा में है। हवा यानी इंटरनेट, ठीक है। आप देखेंगे कोविड के बाद से ये जितने भी करोड़पति बने हैं या जितने लोगों ने नेम फेम कमाया है, वो कोविड के बाद ज़्यादा कमाया है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, जिन्होंने यूट्यूब को यूज़ किया। सोचो, उस दिन मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, 27,000 करोड़ की कंपनी बन गई PW फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला के जो फाउंडर है अलक पांडे सर, 12वीं पास है। कहाँ से? इलाहाबाद से है। अब सफल होने के लिए आप बताइए क्या क्या चाहिए? हमें क्या बताया गया था? इंग्लिश आनी चाहिए, हाँ जी, पढ़ाई अच्छी खासी होनी चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, सेटिंग होनी चाहिए, तब आप जाके सफल हो सकते हैं। अलग जी के पास कुछ भी नहीं था, न इंग्लिश में बात करते हैं, न बहुत बड़ा सिस्टम था, न बहुत बड़ी पढ़ाई थी। क्या थे? 12वीं पास। तो यानी अगर कोई 12वीं पास कोई टीचर बन सकता है और टीचर बन के 27,000 करोड़ बना सकता है, दैट्स बिकॉज ऑफ यूट्यूब, राइट। उन्होंने क्या किया? यूट्यूब पे केवल टीचिंग नहीं किया, यूट्यूब को यूज़ करके, यूट्यूब को मार्केटिंग टूल यूज़ करके पूरा साम्राज्य बना लिया। तो एक केस स्टडी ये है। ऐसे कोविड से के बाद खान सर से लेके अनअकैडमी, दृष्टि IAS, जितने भी क्रिएटर, यूट्यूबर, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, यूट्यूब, आज मैं बताऊँ जो 15,000 स्टूडियो हमने लगाए हैं, हाँ जी, हमारी एक भी सेल्स टीम बाहर बेचने नहीं जाती।
हम डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं करते, हमारी कोई ऑफलाइन टीम नहीं है। ये पूरा सेल शुद्ध % यूट्यूब के लीड से है। ये तो फिर एक और बड़ा क्वेश्चन आगे लूंगा, इस बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, यानी कि अच्छा, यूट्यूब से आए टोटल जो अभी मेरा मेन चैनल जो है उस पे सब्सक्राइबर है 80,000। 80,000 जिसके यूट्यूब चैनल है ना, उसको 20-30 हज़ार रुपये यूट्यूब से आते होंगे या वो भी नहीं आते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। उसको लगता है यार मैं कैसे लाख बढ़ाऊँ, 2 लाख बढ़ाऊँ, 3 लाख बढ़ाऊँ। मेरे 80,000 यूट्यूब चैनल से 4 करोड़ की सेल आती है महीने की। 4 करोड़ की सेल आती है एक चैनल से जिसपे सिर्फ हाँ, 80,000 सब्सक्राइबर है। आज 105 लोग जॉब करते हैं, 15 हमारे फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर है, राइट। हम लोग भारत की सबसे बड़ी B2C कंपनी है, B2B नहीं। हाँ जी, B2C। यानी हम डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। एक एक्सपीरियंस सेंटर नोएडा में जब आप आएंगे, 1.5 करोड़ का केवल डेमो सेंटर ही बना हुआ है। हाँ जी। ये सब कुछ केवल यूट्यूब से। तो यानी मेरे अगर ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं होता तो मैं भी यूट्यूब से 80,000 को भी 2 लाख कर लिया होता इधर उधर से करके, और 20-50 हज़ार रुपये कमा रहा होता। और मैं बता दूं सर, मिलियन ऑफ चैनल्स ऐसे हैं जिनको अभी ये नहीं पता है कि यूट्यूब को राइट विद स्ट्रैटेजी कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं और कैसे हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और आज तो AI का ज़माना है। कल मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें UPSC के जो कंटेंट हैं हिस्ट्री वाले वो AI के माध्यम से वो समझा रहे हैं कि उसमें एक स्टोरी थी कि मैं हूँ महात्मा गांधी और मैं आज इस आंदोलन पे जा रहा हूँ। आपने भी देखा होगा। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। जा रहा हूँ और यही चीज़ें हैं। तो यानी कि उस जमाने में पहुँचा के AI ने वीडियो बनाया। 1 मिनट का वीडियो के बाद पता क्या कर रहा है, अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से इतिहास सीखो आप 2 रुपए पर डे के हिसाब से, 60 रुपये महीने में। ठीक है, AI वीडियो। अब वो AI वीडियो बनाने वाला एक बंदा होगा, हाँ बिल्कुल। 100 की टीम तो नहीं होगी। सिस्टम बना रहा है ना उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है, ना उसकी एडिटिंग कॉस्ट है। ठीक है, AI इस वीडियो बना रहा है और वो अपलोड कर रहा है। अगर वो 2 रुपए पर डे यानी 60 रुपए पर यूजर से ले रहा है, आप वॉल्यूम देखिए। क्यों दिमाग नहीं जाता यहाँ पे? आज केवल AI यूज करके लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी तो है। हम आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी कंपनी आए कि सर आपको जो भी इंटरव्यू करना है, जो भी पॉडकास्ट करना है, स्क्रिप्ट करना है, आप हमें केवल 10 रुपये दोगे, हम आपका सब कुछ रेडी करके आपको PDF भेज देंगे, हम आप 10 रुपये क्यों नहीं देंगे? बड़े मजे से देंगे। 10 क्यों, 1000 भी दे देंगे। बिल्कुल। अब 10 को अगर आप 1 लाख से इंटू करो, कितने का रेवेन्यू हुआ? 10 लाख हो गया। 10 लाख का। और उसके लिए सिस्टम काम करेगा, आदमी नहीं जरूरत है। आदमी नहीं करेगा। तो लोगों को ना सर पैसा हर जगह है, बैठ के सोचना और समझना है और मेंटोर बनाना है किसी एक को। बहुत पैसा है सर। तो आपने क्या बात कही है, सबसे पहले जो डायरेक्ट इनकम आ रही है उस पर फोकस ना करें। हाँ। लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर सोशल मीडिया चैनल पर आ रहे हैं तो ये सोचते हैं वहां से मोनेटाइज हो जाए और मोनेटाइजेशन होकर पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैं भी पहले यूट्यूब पढ़ाया करता था और जब मैं यूट्यूब पढ़ाता था 5-6 साल पहले, तो लोग ये कहते थे बस मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, बस मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और आज भी बहुत सारे आपको फेसबुक पर पोस्ट दिखेंगे या यूट्यूब पर आपको पोस्ट दिखेंगे, लोग कहते हैं कि आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और मोनेटाइज हो गया ठीक है, लेकिन उससे आ कितने पैसे रहे हैं ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ, आपका गेटवे तो रेडी हो गया है। हाँ। मान लो एक बोट है, हाँ। आपका रेडी हो गया है। हाँ। अब आप उसको पोर्ट पे लेके जा रहे हो या घूमने के लिए वो कर रहे हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी अपनी क्षमता क्या है और सोच क्या है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप उस सिस्टम को यूज़ करो, आप उसको एज ए सिस्टम बनाओ। साथ में आज AI है तो AI का यूज़ करो और आप ह्यूमन कॉस्ट को हटाकर आप सिस्टम कॉस्ट ले आओगे तो ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। राइट सर। तो ये लोगों को सीखने की ज़रूरत है और ऐसे सीखने के लिए ऐसे एंटरप्रेन्योर से सीखने को मिलता है, कोचेस से नहीं क्योंकि रियल आपको जो ज़मीन पर है वही तो सिखा पाएगा। अभी के समय में मैं देख रहा हूँ पॉडकास्ट, क्योंकि आप भी पॉडकास्ट स्टूडियोज भी बनाते हैं और आपने 15,000 से ज़्यादा स्टूडियोज पैन इंडिया बनाए हैं। तो क्या स्टूडियोज में इतना हेवी इन्वेस्ट करना आज के समय में प्रॉफिटेबल है? अगेन सर, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा इसको लंबा मैं लूँगा रिप्लाई करने में। कोई भी इन्वेस्टमेंट राइट होता है, डिपेंड्स ऑन योर विजन, आपके चश्मे का नंबर कितना बड़ा है। हाँ जी। ठीक है, मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, मेरा विजन क्लियर था।
मेरे फील्ड में और भी लोग हैं कॉम्पिटिटर जो 2 लाख का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, उनको लॉस लगता है। तो अगर विजन बड़ा है तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉडकास्ट केवल यूट्यूब वीडियो नहीं है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, स्केबिलिटी, ब्रांडेबिलिटी 4 चीज़ें बनती हैं, राइट। प्लस आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं लाइव, जैसे हम आप बैठे हैं, हाँ जी, अभी हम 1 घंटे पहले कैमरे के पीछे बैठे, हाँ जी, आपसे मैंने बहुत सारी बातें करी, चीज़ें पूछी, फ्रेंचाइजी के बारे में नॉलेज हुआ। तो यानी कि ये जिस कनेक्शन डेवलप होने से जो नॉलेज हो रहा है, उसका क्या मैंने कोई पे किया? नो। बट अगर इस वे से आता बीइंग अ ले मैन, तो आपके तो 1 घंटे का चार्ज है। बिल्कुल। तो पहले तो अगर पॉडकास्ट में जा रहे हो तो 1 घंटा अगर पॉडकास्ट ले रहे हो तो सबसे पहले तो अपना वो चार्ज बचा रहे हो। बिल्कुल। उसी का जोड़ लोगे तो लॉस नहीं है। ठीक बात और है। अगर कोई पॉडकास्ट में जा रहा है, कंसिस्टेंट है और सीखना चाहता है, तो उसको पॉडकास्ट चैनल शुरू करना चाहिए। ये पॉडकास्ट स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, चैनल तो चलिए हम आपके स्टूडियो पर भी आकर शुरू कर सकते हैं। हाँ। पॉडकास्ट के लिए तो आज बहुत अच्छा, सारे स्टूडियो बनाना जैसे एक तो हो गया कि आपने अच्छा बताया कि आप एक पॉडकास्टर बन जाओ, यहाँ पर भी सीखने को भी मिलेगा और कमाने को भी मिलेगा, दोनों चीजें हैं। लेकिन अब कोई पॉडकास्ट स्टूडियो शुरू करना चाहता है, तो क्योंकि आप स्टूडियो एज ए सर्विस भी देते हो और स्टूडियो एज ए प्रोडक्ट भी आप देते हो, राइट, दोनों चीजें आप कर रहे हो। तो मैं आपने एज ए सर्विस तो बता दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए प्रोडक्ट, क्योंकि हेवीली इन्वेस्टमेंट है आज के समय में, माइक्स हैं ये हजारों में आते हैं, कैमरे हैं लाखों में आते हैं, लाइट्स हैं लाखों में चली जाती है, जो आप इंटीरियर देखते हैं ये भी लाखों में चला जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 7 लाख से लेकर 10-15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट एक स्टूडियो बनाने में जाता है। तो क्या इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करना पॉडकास्ट स्टूडियो में प्रॉफिटेबल है आज के समय में? नहीं, इनिशियल तो नहीं करना चाहिए। इनिशियल तो आपको, अगर इनिशियल कर रहे हो तो पहले तो रेंटल पॉडकास्ट कर लो, कहीं देख लो, समझ लो। अगर आपके पॉडकास्ट ज़्यादा हो रहे हैं और आपको लग रहा है रेंटल कॉस्ट आप ज़्यादा दे रहे हो, तब अपना स्टूडियो आप बना लो। और आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ आप अपने पॉडकास्ट को फीचर्स कर लो, वहाँ से भी लीड मिल जाएगी आपको। अगर बिजनेस मॉडल बनाना है पॉडकास्ट को, तब तो सेटअप लगाओ आप, ठीक है, नहीं तो रेंटल। मतलब इनिशियल में आप रेंटल पे जाओ, जब आपको दिख रहा है कि हाँ वहाँ से रेवेन्यू आपको आ रहा है, क्योंकि कॉस्टिंग्स और भी बहुत सारी होती है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपको स्टूडियो में नहीं आ रहा है, स्टूडियो के पीछे आपको एम्प्लॉय का भी आएगा, है, एडिटर है, कोऑर्डिनेटर है, सबका इन्वेस्टमेंट मल्टीपल है। बाकी फिर आपको यूज केस देखना है। चलिए हम ये जान लेते हैं किसको करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आप कोचेज को भी हेल्प करते हो, कंटेंट क्रिएटर की भी हेल्प करते हो। और जब मैं आपके यहाँ आ रहा था, मेरे ख्याल से जब मैंने आपकी सीढ़ियों पर देखा, आपके कैबिन पर देखा, तो शायद ही कोई ऐसा यूट्यूबर होगा जिसके साथ आपकी फोटो नहीं लगी हुई है। तो आपने किस तरीके से उनकी हेल्प की है उनकी जर्नी में? उनकी जर्नी में सर देखिए, अब जितने भी कोचेस हैं या क्रिएटर हैं, दे आर गुड इन टू द कंटेंट, बट उनको भी तो एक टेक पर्सन चाहिए जो उनको सपोर्ट कर पाए इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, या उनको सपोर्ट। जैसे ये माइक्रोफोन आपने दुकान से खरीदा, ठीक है, और एक किसी कंपनी से खरीदा, तो अंतर क्या होता है? दुकान से खरीदा है, खराब हो गया तो आपको चल के दुकान पे जाना पड़ेगा, उनके टैग के हिसाब से आपको सर्विस सपोर्ट मिलेगा। बट आप कंपनी से खरीदे, कोई दिक्कत हुआ, कॉल लगाया, उनका सपोर्ट इंजीनियर है, सही किया, आपका काम हो गया। तो कंटेंट क्रिएशन में क्या है कि ये सारे उनके हेल्पिंग हैंड्स हैं। तो हेल्पिंग हैंड्स ही अगर प्रॉपर नहीं चलेंगे तो वो कैसे करेंगे? तो उनके लिए हम एज ए हेल्पिंग हैंड्स बने। आप कुछ 2-3 क्रिएटर्स की अगर केस स्टडी बता सको, या किसी के साथ आपका बहुत अच्छा काम हुआ हो या कोई तकलीफ भी आई हो? नहीं, सब है। अमरीश भारती सर हैं, ठीक है, मनोज दे हैं, सागर सर हैं, संजय कथोरिया सर हैं, राम वर्मा सर हैं, साइंस एंड फन है, और इंग्लिश कनेक्शन है। ट्रेडिंग में तो IIT मुझे लग रहा है नाम लोगे तो ये पॉडकास्ट IITian ट्रेडर है, स्टॉक ट्रेडर है। ट्रेडिंग में तो लगभग क्रिएटर में सभी हैं, टेक्निकल योगी हैं, जुन्नू की टेक है, सरताज क्लासेस हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग हैं और जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। मैं एक दिन जोड़ रहा था, मेरे पास लगभग 300 मिलियन बेस के क्लाइंट है, 300-400 मिलियन। क्या बात है। हाँ, मतलब कितना बड़ा, मतलब ये कंट्री है इनके पास, आप सोच लो। तो बेसिकली अब हम लोग वापस से आते हैं क्रिएटर वाले इकोनॉमी में आते हैं। देखिए क्रिएटर में भी, हर बिजनेस में क्या होता है कि सक्सेस रेट
मैं 10% मान लेता हूँ, है 10% से कम, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा मान लेता हूँ कि 10% का सक्सेस है, 90% लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं किसी भी बिजनेस में। क्रिएटर इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता होगा, लोगों के सब्सक्राइबर आ गए, व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों को लगता है कि सिर्फ यूट्यूब से पैसा आएगा, वहाँ से भी पैसा नहीं आ रहा, खर्चा भी नहीं निकल रहा। और आपने बताया कि AI से करो, सिस्टम से करो, उसके अलावा भी कोई और तरीके हैं पैसे कमाने के, फिर हम आगे चलेंगे इसके बाद। यूट्यूब पे ना, हाँ, यूट्यूब पे बहुत अच्छे ऐसे तरीके हैं। जैसे कोई भी मैं यूट्यूब चैनल लेता हूँ, वो व्यक्ति पॉडकास्ट ही लेते हैं मान लो, और आपका ही लेता हूँ, चलिए। हाँ, चलिए, ठीक है। आप हाँ। एक ठोक देते हैं, आपका है फ्रेंचाइजी बताओ। हाँ जी। आप जहाँ पॉडकास्ट देते हैं वो भी लाखों में है, जो आप लेते हैं वो भी लाखों में है। ठीक है, आपकी ब्रांड वैल्यू है, क्रेडिबिलिटी है, आप दिल से सोचते हैं, इसलिए दिमाग वाला बिजनेस उतना नहीं लगाया आपने, हेल्पिंग नेचर ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों कोऑर्डिनेशन करके एक प्रोडक्ट बना दूं तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे आपके पॉडकास्ट में ये है, कुछ नहीं भैया, कि मैं इतने सालों से इतने सारे बिजनेसमैन के साथ उठता बैठता हूँ, हमने इतने लोगों को बेनिफिटेड किया है, अपने आप को बेनिफिटेड किया है, तो मेरी थोड़ी सी जानकारी इस वाले फॉर्म में है, 50 रुपए का है। आप 20 सवाल हैं, 20 सवाल को आप लिखिए, एक बढ़िया सा आपके बिजनेस के बारे में ब्लूप्रिंट आ जाएगा। क्या बात है। और अगर अब आपको लगता है कि मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए, तो मेरा 101 सेशन है, बहुत कम पैसे का है, क्लिक करिए, शेड्यूल बुक करिए, मैं वीडियो कॉल पे आपके साथ अवेलेबल हो जाऊंगा। क्या बात कही है। तो अब आपका PDF है, वो 50 रुपये का PDF है। 50 रुपये का चेकआउट कोई क्यों नहीं करेगा बताइए। आपके अगर एक पॉडकास्ट चैनल पे 5 लाख व्यूज जा रहे हैं, अगर केवल 10,000 लोगों ने भी 50 रुपये देखिए कर दिया, कितने का रेवेन्यू हुआ? मतलब मैं बोलूँ 1000 लोगों ने किया, 50,000 हो गया, 10,000 लोगों ने किया, 5 लाख हो गया, 5 लाख हो गया। अब आते हैं कि जिस पॉइंट को मैंने बात किया ना, मैं बहुत सारे और आइडिया दे सकता था, लेकिन लोग इनसिक्योर हैं। जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो भी अपने बारे में जानना चाहते हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो तो जानना ही चाहते हैं। अभी आप सोचिए, आप कहीं गए हो, अगर आपको पता चल गया ये एस्ट्रोलॉजर है और आपको सब अपने बारे में ही पता हो, अच्छा चल रहा है, फिर भी क्या कहते हो, मेरा भी देख लो, मेरा भी देख लो। बिल्कुल, हाँ। लाइफ पूरी, हर कोई इनसिक्योर है। तो 50 रुपए में अगर उसके अपने बिजनेस के बारे में आप जैसे उस फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा, आपका मार्केटिंग गुड है या एवरेज है, वीक है, आपकी सेल गुड है, एवरेज या वीक है, आपका एक्सपेंस गुड है या वीक है, यानी 7 पीस बिजनेस का है, 7 पे उसके पन्ने में आ गया। अब वो आपसे कनेक्ट करेगा, सर मेरी मार्केटिंग वीक है, ठीक है, ये कैसे एवरेज में आई, कैसे हाई होगी, ठीक है, वही टिप्स दे दो आप। मुझे लगता है कि आपसे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपकी स्टार्टिंग जर्नी से आता हूँ। हाँ। आपने स्मार्ट इन्फोविजन की शुरुआत कैसे की, और आज ये कंपनी जो मेरे ख्याल से 100 करोड़ के आसपास की बन चुकी है, इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं सर। सर ये 2016 में हम लोग स्कूल में स्मार्ट क्लास वगैरह लगाते थे। तो शुरू से मेरा ये था ना कि मैं वो काम करूँ जो प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या होता था कि लोग बेच रहे हैं, बट कोई ये नहीं पूछ रहा है मैनेजर में इन्वेस्टर स्कूल का या प्रिंसिपल, कि वो जो इस हार्डवेयर लगा रहे हैं उसके पीछे उनका इमोशन क्या है, क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं, आउटकम क्या चाहते हैं। हर स्कूल वाला अगर स्मार्ट बोर्ड लगा रहा है तो देखिए वो 2 चीज़ें, एक तो अपनी ब्रांडेबिलिटी चाहता है, अपनी क्रेडिबिलिटी चाहता है, प्रॉफिटेबिलिटी चाहता है, फिर वो स्केल करना चाहता है। तो ट्रेडर बेच के निकल गया, ट्रेडर को खुद नॉलेज नहीं है, तो स्कूल को ये नहीं बता पाया कि इससे आप प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनाओगे, हाँ जी, एडमिशन में कैसे फीस आप एक्स्ट्रा लोगे। तो मैंने कहा यार मुझे बताना चाहिए, मैं बताऊं कि मैं टीचर को पहले ये बताऊं कि सर स्मार्ट बोर्ड से कैसे आप कमाना शुरू कर सकते हैं। तो मैं स्मार्ट बोर्ड को ATM मशीन बोलना शुरू किया अपने सेल्स में 2016 में, हाँ। कि बोर्ड नहीं है, ATM है। लगाने के बाद आपको फीस में क्या कह के फीस एक्स्ट्रा लेना है। हाँ, उस समय नए आए थे ही नहीं लोगों के पास, ठीक है। तो हमने हार्डवेयर बेचा, फिर कोविड आया, और कोविड में हार्डवेयर बिजनेस जो था, क्योंकि हम स्कूलों में उधार में चलता था, समझो पूरा जितना किया नहीं किया सब 0 पे आ गए थे कोविड में। 2 ऑप्शन था, गांव जाऊं या दिल्ली में रहूं। उस कोविड में लोगों ने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन पे फोकस किया, हमने यूट्यूब पे फोकस किया। तो हमने यूट्यूब पे ब्रॉडकास्टिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग सब सीख लिया हमने। जब सीखा तो मुझे लगा यार वीडियो बनाना भी चाहिए। बहुत सारे टीचर की, क्योंकि हम स्कूल में थे तो मेरे दिमाग में वही टीचर की प्रॉब्लम, हाँ, वही प्रिंसिपल की प्रॉब्लम। तो मैंने बोया का माइक लिया, तो मैंने मोबाइल लिया, तो मैंने कहा कैसे आप केवल
1000 रुपये से अपनी ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर सकते हो। तो फ़ोन को ऐसे रखा, नीचे पेपर रखा बुक पे, और मोया का माइक लगाया, एक कैमरा और लगा के बोला देखो ये मेरा कैमरा है, कैमरे को हमने ऐसे किया, नीचे मेरा ये पेन है, एक केवल माइक है, देखो मैं इससे वीडियो बना रहा हूँ, यही आप यूट्यूब पे डालो। तब तो डिजिटल बोर्ड का इंटरेक्टिव पैनल बहुत महंगे थे, ये जो ऑल इन वन वाले हैं, ठीक है। अब वो वीडियो मेरी चली गई लगभग 2 दिन में 1.5 लाख, ठीक है। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि YouTube क्या होता है, मैं तो शौकिया कर दिया। YouTube से कॉल आना शुरू हो गया कि आपका हमने वीडियो देखा था, वो माइक चाहिए मुझे। तो मैंने कहा अच्छा बिकता है, मतलब लीड जो आ रही है सही है, स्कैम नहीं है। फिर एक BenQ ब्रांड है डिजिटल बोर्ड का, हम लोग वहाँ गए थे ट्रेनिंग लेने, तो उसका वीडियो मैंने बना लिया था, वो भी डाल दिया YouTube पे, वो भी चली गई। तो मुझे BenQ इंटरेक्टिव पैनल के कॉल आने शुरू हो गए कोविड में। उस कोविड में मेरे पास लगभग 10 लाख रुपए की उधारी थी जो मुझे देना था वेंडर को, जिसका स्मार्ट बोर्ड लिया था। हाँ जी, हाँ जी। वो प्रेशर अलग, वो डेली खर्चों के अलग। तो आना शुरू हुआ, तो मुझे 1,90,000 का बोर्ड आता था, 2.25 में बिकता था वो। तो मैंने किसी को 2.35, 2.40 जो मर्जी, मुझे कहा लेना तो है नहीं, ये ऑनलाइन क्वालिटी है, रेट बढ़ा के बता दो, ठीक है। तो पहला सेल मेरा हरियाणा से था, ठीक है, शर्मा सर। तो मैंने कहा सर 1.30, तो बोले मिश्रा जी बात तो अच्छा करते हो, कुछ कम कर लो। मैंने कहा सर 1.25 दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो अगले दिन अकाउंट वगैरह लेके RTGS कर दिए, 2.25 का पेमेंट आ गया, पहला सेल यूट्यूब के लीड से BenQ का। अब मैंने 189 BenQ को भेजा, 5,000 का फ्रेट गया, 25,000 का प्रॉफिट। मैंने कहा यार गजब चीज़ है। लीड से उस महीने मैंने लगभग 25 पैनल बेचे। वैशाली में कोविड में पेमेंट आता था, सीधा OEM को भेजे, तो OEM ही जाके कोरियर करवाता था। मैंने 1 महीने में 10 लाख रुपए जो थे वो वापस हो गए, मेरा थोड़ा हो गया। कोविड जब हुआ तो अब मैं समझ गया था कि अब ये ऐसे बिजनेस होता है, ऐसी लीड आती है, ऑर्गेनिक लीड। कितनी बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपने बताई। लोग कहते हैं कि पैसा लगाकर बिजनेस होता है, आपने कितने पैसा लगाया इस बिजनेस को करने के लिए? उसमें तो कुछ नहीं था, जीरो पैसा लगाया, जीरो। वो बोया का माइक था वो। हाँ, आप 1,000-500 रुपए तो ये सबके पास होंगे, मोबाइल तो यूज करते ही होंगे, 1,000 रुपए का मोबाइल ले ही आएंगे, वापस से वो वीडियो देख लेना। तो मतलब कि बिना पैसे लगाए भी आप कितना कमा सकते हो, राइट माइंडसेट की जरूरत है बस। हाँ, वहां में इनोसेंस था और अर्ली अडॉप्शन था। हाँ जी, यानी वो मार्केट पैनल का मतलब जा ही रहा था, केवल बड़े एजुकेटर लगा रहे थे। तो कुछ और आज होगा, आज पैनल नहीं है तो आज कुछ और होगा। बिल्कुल। तो अर्ली अडॉप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सेंस कर लेते हो तो। ठीक है। तो नोएडा में ऑफिस, फिर कोविड हुआ तो हमने कहा नोएडा में ऑफिस, 17,000 का नोएडा में ऑफिस। मुझे मेरे सारे दोस्तों ने कहा 17,000 का रेंट नोएडा में, मतलब भाई घर से काम कर लो, इतना ही कमाओ, ज़्यादा नहीं। मुझे कमाना नहीं, मेरा सर डे 1 से पैसा था ही नहीं। मुझे था मैं एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करूंगा, वहाँ टीचर आएंगे, उनको पूरा ऑनलाइन का लाइव डेमो दूंगा। तो पहली कंपनी स्मार्ट इन्फो विजन है जो एक्सपीरियंस सेंटर का कल्चर लेके आई। ओके। तो हमने अपने पैसे पे स्टूडियो बनाया। हमारे हर स्टूडियो में सोफा होता है और हमारे हर स्टूडियो का SOP आज भी है। आते ही चिल्ड पानी, चाय, खातिरदारी पहले, गेस्ट को पहले वो हमसे प्रोडक्ट ले या ना ले, ये डे 1 से है मेरे। और वो चेयर में नहीं बैठेंगे, वो सोफे बैठेंगे राजा की तरह। और उनको जो सेटअप ले रहे हैं वो लगा हुआ होना चाहिए। पहले वो वीडियो बनाएंगे, अपना रिकॉर्डिंग चेक करेंगे, ऑडियो वीडियो कैसे है, उसके बाद ऑर्डर देंगे। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। हर 6 महीने में ऐसा टाइम आया, मुझे ऑफिस बदलना पड़ा, छोटा पड़ जाता था क्योंकि उसी छोटे ऑफिस स्टॉक टीम 5-6 लोग थे। ठीक है, करना। फिर हम आगे हर 6 महीने में नया ऑफिस, नया ऑफिस, नया ऑफिस, नया ऑफिस। 2 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए नहीं पता चला। बस प्रॉब्लम सॉल्व करते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। कभी ये नहीं देखा अकाउंट में कितने पैसे हैं, यहाँ कैसे हैं, किसी इन्वेस्टर से नहीं लिया। एक मैं बताऊंगा, मैं बिंद्रा जी के ट्रेनिंग में गया था LFP प्रोग्राम में। उन्होंने ये बोला अगर आप हार्डवेयर के बिजनेस में हो तो आप एक प्रिपरेशन करके हमेशा चलो, जिसको बोलते हैं रनवे कॉस्ट, आपका पेट्रोल, आपका पैसा। तो मैंने एक सवाल पूछा कि अगर कोई अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है या बड़ा,
तो उसका पहला प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा पहले उसके पास डेंट मैनेजमेंट होना चाहिए, हार्डवेयर में लॉस होगा ही होगा। तो मैंने सबसे पहले जो लोन लिया 50 लाख रुपए का, उसको मैंने लिखा डेंट मैनेजमेंट के लिए, दिस इज फॉर डेंट मैनेजमेंट, दिस फॉर लॉस, कि 50 लाख का तो लॉस होगा ही होगा। और मैं बता दूं, आज 70 से 80 लाख का पैनल टूटा हुआ ही पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट उतना लॉस है। तो जो लोग बिजनेस शुरू करते हैं वो लॉस तो जोड़ते नहीं, वो तो प्रॉफिट जोड़ते हैं। तो जब लॉस आता है तो कंपनी बंद करनी पड़ती है, उनको लगता है इंडस्ट्री में कंपटीशन है। लेकिन ये लॉस की कैलकुलेशन कैसे करें? लॉस भी तो आउट ऑफ प्रॉफिट ही जाना चाहिए ना। हाँ, तो लॉस की कैलकुलेशन कैसे किया आपने? सर लॉस का, अगर जैसे मान लीजिए आप ये माइक का धंधा कर रहे हो, मान लीजिए कांच का धंधा कर रहे हो आप, तो कोरियर में आना जाना कहीं तो टूटेगा। हाँ। अगर आप अपने ब्रांड से कर रहे हो, टूटने के बाद ओईएम से तो आप वो करोगे नहीं। तो अगर वो ज्यादा टूटा और आपके पास बैकअप नहीं है, आपके प्रॉफिट में डेंट पड़ेगा, तो एंड ऑफ द डे जब आपका बुक नेगेटिव होगा तो आपको क्या लगेगा, यार इंडस्ट्री में प्रॉफिट नहीं है, फेलियर ज्यादा है। लेकिन भाई स्टार्टिंग में फेलियर तो होगा ही होगा ना, क्योंकि आप एक अभी बिजनेस शुरू किए हो, अभी पैसा आना शुरू हुआ है। लेकिन अगर इनिशियल आप 1-2 साल अपना लॉस मैनेज कर लिए, अभी भी लोग वही करते हैं, लेकिन अभी इन्वेस्टर के पैसे से करते हैं। अभी आप देखते हो ना, जोमेटो कितने साल तक लॉस में था? लॉस ही लॉस में था लास्ट ठीक है, ईयर। किसका पैसा था? इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर का। तो यहाँ इन्वेस्टर का पैसा ना होके खुद का पैसा था। सर बिना लॉस कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते, ये प्रूवन है। लेकिन क्या आपने कंपनी प्रॉफिटेबल बना पाए लॉस करने के बाद भी? हमारे डे 1 में भी लॉस ही नहीं थी। अच्छा, मतलब आपका ये लॉस है लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है। हाँ, लॉस था। हाँ। कि मतलब लॉस होगा तो हाँ। एक महीने 50 लाख नहीं हुआ। हाँ। कभी 10-5 टूटा हुआ माल आ गया, कहीं कोरियर में हो गया, तो अब जाके 70 लाख का डेंट पड़ा हुआ है। अब तो कंपनी बहुत बड़ी हो गई तो 70 लाख कुछ नहीं उसके सामने। हाँ जी। लेकिन उस टाइम जो कुछ नहीं तो भी हमने 50 लाख का कैलकुलेशन लॉस के लिए किया। मैं ये कह रहा हूँ सर, समझ गया मैं। दैट्स बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद ट्रेनिंग में मार्केटिंग बताया गया, ये किया कि जो आपका कस्टमर है वही आपका प्रमोटर है। तो हमने डे 1 में क्या किया, जैसे आप मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है, आज हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, आप मेरे क्लाइंट हैं, हम आपको एडी से चोटी तक खुश करेंगे, इतना खुश करेंगे कि आपका दिल वाला पार्ट इमोशनल आप ज़्यादा हो जाए और हमें 4-5 लोगों से बोल दो यार लेना तो इसी बंदे से लेना या इसी कंपनी से लेना। बिल्कुल। हम क्यों जाए मेटा गूगल पे? तो ये हमें ट्रेनिंग बताई गई, मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो ट्रेनिंग को बिल्कुल एक्शन में लेके आता हूँ, समझ में आ गया तो। यही लोग गलती करते हैं। आज YouTube पे अगर आप स्मार्ट इन्फॉर्मेशन टाइप करेंगे, आपको 4 से 5 हजार फीडबैक मिलेंगे, वीडियो फीडबैक। 4 से 5 हजार? यूट्यूब पर डाले कोई स्मार्ट इन्फो झारखंड, कई टीचर के फीडबैक, स्मार्ट बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, साउथ, कहीं भी डालो। डेली हमारे 10 वीडियो जाते हैं, रील लॉन्ग मिला के 10 गूगल पे ब्लॉग लिखे जाते हैं, आर्टिकल लिखे जाते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा बड़ा होना है तो मार्केटिंग का बजट आपके पास पहले होना चाहिए। तो हमने मार्केटिंग का बजट बनाया। यानी बिजनेस पूरी पढ़ाई है सर, तुक्का नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो यानी कि आज भी 2 घंटा ये पढ़ाई करता हूँ। और इट्स अ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए पढ़ाई करते हैं, आप 8 घंटा पढ़ाई करते हो और आपको ये भी नहीं पता है कि आपका वो एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। हाँ जी। आपका जो धंधा है जिससे सब कुछ होना है, कितना घंटा पढ़ाई करता है कोई बताइए? पढ़ता ही नहीं, वो अपने उलझन में फंसा हुआ है। एक आशीष सर की वीडियो, मेरी वीडियो, किसी कोच का वीडियो देख के क्या ही सीख लेगा वो? अगर आपने कोई किसी को इनपुट दिया है तो उसको 7 दिन उस पर स्टडी तो करना पड़ेगा ना। कहाँ करते हैं लोग? बहुत मुश्किल है। और जो वीडियो बना रहे हैं, जो सेल्फ वीडियो बना रहे हैं, वहाँ तो कंटेंट भी व्यूज लाने के लिए है कि एडुकेट करने के लिए, ये भी नहीं पता। ये पता नहीं है। तो ये है पूरी कहानी। बहुत बढ़िया। एक आपने बात की 7 P's ऑफ बिजनेस की, मैं चाहूँगा कि उस पर अगर थोड़ा सा इन डेप्थ बताएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस सीकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज हम एक रियल एंटरप्रेन्योर से बात कर रहे हैं जिन्होंने 0 से बिजनेस शुरू किया और आज एक शिखर तक पहुँचा दिया उस बिजनेस को। तो आखिरकार ऐसी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने 7 P's का, उसके बारे में बताएं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट आप बताना चाहें। ठीक है, 7 P में पहला P, देखो अगर किसी से आप पूछेंगे या किसी से मिलते हैं कि आपके कोई रिलेटिव है गांव के, आते हैं, भैया आप तो फ्रेंचाइजी बताओ है, आप तो लोगों को फ्रेंचाइजी खुलवाते हैं, मैनेज करते हैं, आइडिया देते हैं, भैया मुझे बताओ कौन सा बिजनेस करूं।
ठीक है, और कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, यही सवाल होता है। हाँ जी बिल्कुल, प्रॉफिट पहले होता है ना। प्रॉफिट सबसे पहले पूछते ठीक हैं है। कितना कमा लूंगा। तो 7P में जो बिजनेस का स्ट्रक्चर बना है, यानी कि 7 पिलर है। ऊपर आपका प्रोपराइटर प्राइवेट लिमिटेड फर्म है मान लो, ठीक है। तो अब जब आप एंट्री करोगे तो पहला पिलर जो पी है वो प्रॉफिट नहीं है, जो प्रॉफिट है वो 7वां पिलर है, अंतिम है। हाँ। तो यानी जो लोग आते हैं वो आपसे 7वां पिलर पूछने आते हैं, प्रॉफिट। पहले 6 के बारे में जाने बाबू, तब तो प्रॉफिट कमाओगे। तो पहला पी है प्रॉब्लम, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फर्स्ट। हमने अपने मार्केट में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। आज भी मेरी जैसी कंपनी भारत को कम से कम 50 स्मार्ट इन्फोविजन होगी, तब जाके क्रिएटर और टीचर्स की डिमांड पूरी कर सकती है। आज भी प्रोफेशनल नहीं है, इसीलिए ज़्यादा ऑर्डर हमारे पास लोड है, ठीक है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज बहुत है लोगों की। तो हमने गैप आइडेंटिफाई किया कि भैया हम प्रोडक्ट देंगे, कंसल्टिंग करेंगे, हम उनको हम सर्विस देंगे, और हमारे यहाँ जो बोलने वाले लोग हैं बड़े मीठे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, प्रेजेंटर हमारा ये पढ़ा लिखा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ये गैप था कि इमोशन हर्ट नहीं करना, किसी का ईगो हर्ट नहीं करना। जबकि सेल्स वाले लोग क्या कहते हैं, हाँ, नहीं बिक रहा है तो ईगो हर्ट कर दो। ना ना ना, ये सबसे गलत बात है सर, ये कभी नहीं होता। हम आप ईगो हर्ट कर दे, उधर कभी जाएंगे नहीं, वो भले से फ्री में दे दे। ईगो लोगों का अपना एसेट है, बिल्कुल, ठीक है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पूरा महाभारत ही एक ईगो के चक्कर में हुआ था। बिल्कुल सर। तो पहला, अगर आपने अपने बिजनेस का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है पहले वो देख लो आप, कि ये प्रॉब्लम क्या 5 करोड़ लोगों की है, 10 करोड़ लोगों की है, 100 करोड़ लोगों की है। तो यानी अब आपको दुकान खोलने के पहले आपकी ऑडियंस दिख गई कि इतने लोग हो सकते जिनको मैं बेच सकता हूँ या समझा सकता हूँ, और इनकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरे में आ गया आपका पीपल, कि प्रॉब्लम जो है उसके लोग कौन से हैं। फिर आ गया प्रोडक्ट, आ गया, प्राइसिंग हो गया। 7वां पी है प्रॉफिट, क्योंकि पूरा पी बताऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने प्रॉब्लम ही जो बताई है, हाँ। जो प्रॉब्लम बताई है, अगर यही समझ लिया, मतलब किसी ने अगर ये समझ लिया कि किसी की जरूरत क्या है, किसी की नीड क्या है, तो उसको वो प्रोडक्ट सर्व करना कितना आसान हो जाएगा। हाँ, बिजनेस शुरू करने के पहले अगर आप किसी से पूछ लो कि जो बिजनेस करने आप जा रहे हो, कितने यूजर हैं, कितना बड़ा मार्केट है, और कौन सा पेन सॉल्व करने जा रहे हो आप देखो कि लोगों को पता ही नहीं है। भाई प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप दवा किस चीज़ की देने वाले हो। तो जिस दिन वो सीख लें मेरे पास ये दवा है, ये पेशेंट है, इनको बेचना है, बात खत्म। हमारे पास जो लोग हैं ज़्यादातर वो हैं जो आइदर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। आज आपने अपना बिजनेस नोएडा से शुरू किया, और आज मेरे ख्याल से पैन इंडिया आपका एक्सपेंशन हो चुका है। तो बिजनेस एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि किस तरीके से कोई अपने बिजनेस को एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाए। तो सर ये अगेन एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, जर्नी है। जब आप मथुरा जाते हैं तो कहाँ चाय पीने रुकेंगे, इट डिपेंड ऑन मोमेंट, मोमेंटम क्या है। सो ये तो अगर रियल रिप्लाई है तो इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। ठीक है। एक लेवल के बाद बिजनेस आपको पॉपअप देना शुरू कर देता है, बिजनेस हिंट देना शुरू कर देता है कि यस आई हैव लोडेड, तो हमें नेक्स्ट शुरू करना चाहिए, ठीक है। वैसे नेक्स्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले आपका जो एचओ है, मेन है, उसमें आपकी पूरी कंपनी सिस्टम ड्रिवन होनी चाहिए, ठीक है। आपके कॉस्ट पे कंट्रोल होना चाहिए, आपका P&L पॉजिटिव होना चाहिए, आपके वेरिएबल फिक्स कॉस्ट आपको पता होने चाहिए, आपको ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी क्या है, आगे क्या करेंगे, ये पता होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए, आप क्यों खोल रहे हैं, कितने महीने में आप वहाँ से ROI लेके आ जाएंगे, क्यों वहाँ जा रहे हैं, किसको टारगेट करेंगे, आपका मार्केटिंग प्लान क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, हायरिंग क्या होगा, रिपोर्टिंग क्या होगा। ये सब हो तब नेक्स्ट में जाना चाहिए। पहले जाने में ही दिक्कत होती है, उसके बाद तो फिर वो सिस्टम आगे लेके जाता है। बिल्कुल ठीक बात कही। कई बार ऐसा भी तो होता है कि हम जब कोई बिजनेस एक्सपेंशन के टाइम पे आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके एचओ में सारी चीज़ें फाइनल हो गई, सब चीज़ें बढ़िया सेट हो गई, अब आपने बोला कि यहाँ तो मेरा सारा सिस्टम सेट है, और मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरी कहाँ से आ रही है, लेट सपोज पटना से आ रही है। मतलब पटना से ही अगर मैं 100 स्टूडियो बना रहा हूँ तो उसमें से 60 स्टूडियो पटना से आ रहे हैं, बाकी 40 पूरी कंट्री से आ रहे हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी
सिचुएशन क्या है, पटना। पोजीशन क्या है, पटना। तो आप सबसे पहले दूसरा सेंटर कहाँ खोलेंगे, पटना में। लेकिन वहां पर अगर आपको सही लोग ही नहीं मिले, हाँ, ठीक है ना, आपका सिस्टम ही नहीं बना है। सिस्टम ही वहां नहीं बना, या फिर वहां पर जिन्होंने आपकी फ्रेंचाइजी ली, या फिर अगर आपने अपना खोला है, दो ही चीजें तो करेंगे, या तो आप फ्रेंचाइजी देंगे या फिर आप अपना खोलेंगे। हाँ। ठीक है, तो अगर फ्रेंचाइजी दिए, वो लोग सही नहीं हुए, आपके ब्रांड नेम का मिसयूज करके कुछ और सेल कर रहे हैं, आपका ब्रांड नेम खराब कर रहे हैं, आपने आपने अपना स्टोर खोला है तो वहाँ के लोग ठीक नहीं मिले, टाइमली सर्विस नहीं मिल रही है, आप लोग ग्राहक को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा, इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इन्हीं के लिए तो आपके पास आना है। नहीं, आपने किया है, देखिए एक लेवल के बाद हाँ, पढ़ाई की जरूरत होती है। हाँ जी। ये तुक्का नहीं है। हाँ, ठीक है, क्योंकि मैं डेली पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये पता है। और याद रखें, मल्टीपल लॉसेस होंगे या मल्टीपल चीटिंग्स होंगे। अगर जब तक लॉसेस नहीं होंगे, जैसे सॉफ्टवेयर में बग्स नहीं आएंगे, तब तक वो परफेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए चाहे एआई हो, सॉफ्टवेयर है, वो अपना हमेशा अपडेट आता रहता है। तो ये पूरा लर्निंग प्रोसेस है। तो जब हम कहीं लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, पहले देखते हैं हमारे पास लीड्स वहाँ से कितनी आ रही है, हमारा फनल, पहला चेकलिस्ट। वहाँ पे हमने लोकल इंस्टॉलेशन यहाँ से बैठ के हमने कितना किया है, वहाँ के कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी क्या है, वो ईएमआई वाले हैं या कैश वाले हैं, ठीक है, वहाँ के किस लेवल के टीचर हैं। तो जब ये सारी स्ट्रेटजी हमारी बन जाती है, तब वहाँ पे हम अपना सेंटर ओपन करते हैं। सेंटर पे हम फोकस करते हैं कि वहाँ पे सारी चीज़ें अप टू डेट हो। जो नोएडा में है वैसे ही हम सेंटर खोलें, लेकिन कॉस्ट हमारा कम हो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अगर कम नहीं होगा तो फिर हम ओवरलोडेड हो जाएंगे, सेल्स का प्रेशर होगा। हम लोग सेल्स का प्रेशर नहीं रखना चाहते। सेल्स के प्रेशर में क्या होता है, आप गलत बेचना शुरू कर देते हो। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना, सिस्टम बाईपास हो जाता है। तो सिस्टमैटिक जाते हो तो आप अपने कंफर्ट में, ये भी एक नया आ रहा है कि आप सेल अपने कंफर्ट में रह के अपने आइडियोलॉजी पे कर रहे हो, या सिस्टम ब्रेक करके प्रेशर में कर रहे हो। प्रेशर में किया हुआ सेल, आइडियोलॉजी ब्रेक करके किया हुआ सेल, धड़ाम से नीचे कंपनी आती है। जितनी कंपनी आई है आप देखेंगे उनके बैकएंड में यही होगा, आइडियोलॉजी चेंज हुआ होगा या प्रेशर ऑफ सेल हुआ होगा और वो क्रैश हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब आप सेल्स का प्रेशर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है कि आपने मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ाया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको कहीं से तो ग्राहक लाने पड़ेंगे, चाहे तो आपकी सेल्स टीम लेकर आए, चाहे आप डिजिटल टीम से लेकर आओ। तो अब मार्केटिंग पे हम आते हैं। बहुत सारे मैं ब्रांड जानता हूँ, बहुत सारे ब्रांड के लिए मैंने काम किया। जब मैं उनसे ये कहता हूँ ना कि इस महीने 2 लाख रुपए फेसबुक पे लगा दो, या कोई इवेंट हो रहा है वहाँ चले जाओ, या फिर मैं कहता हूँ कि आप किसी और तरीके से मार्केटिंग करो, बिलबोर्ड लगा दो, टीवी पर ऐड चला लो, कहीं पॉडकास्ट ही कर लो, कहीं इन्फ्लुएंसर के जरिए कर लो, तो बोलते नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरी तो कॉस्टिंग आ जाएगी, मैं खर्च ही नहीं करना चाहता। सबसे पहले हम इस माइंडसेट के बारे में बात करेंगे, ये मार्केटिंग के लिए माइंडसेट कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि ये खर्चा वो है जो पहले करना पड़ेगा, बाद में रिजल्ट नजर आएगा। हाँ, देखिए, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग ही है। अगर आप बीटेक किए हैं तो पहले 4 साल आपने पढ़ाई किया है। भाई, डिग्री लेने के लिए आपने पढ़ाई किया, उसको मार्केटिंग कॉस्ट समझें। आपके माँ बाप जब उनको आप पहला पैसा देते हैं तो पैसा पहला पाने के लिए उन्होंने आपके ऊपर मार्केटिंग की है ना। आपको पढ़ाया है, लिखाया है, सिखाया है कि बच्चा कमा के देगा। ऐसी धंधा है, वो बच्चा है। ठीक है, अगेन सर वो विज़न वाली बात हो गई है। जिसका विज़न है ना, उसको ये पता है। अब मार्केटिंग में अलग अलग, अब तो मार्केटिंग बहुत सस्ती हो गई है। पहले निरमा का जब ऐड था तो गांव में वॉल पेंटिंग हुआ करती थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो सोचो, करोड़ों का निरमा वॉल पेंट का कॉन्ट्रैक्ट देती होगी। आज आप दैनिक जागरण में अगर एक पेपर पे ऐड निकालो, लाखों का इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी, बिल्कुल है। और प्लस अगर आपका पहले ब्रांड निकलता था, पूरा इंडिया जानने में सालों लग जाते थे लोगों को। हाँ जी। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है तब तो लोग जान जाएंगे, लेकिन नहीं तो हो सकता है कि 6 महीने बाद पता चला कि ये प्रोडक्ट आया है। यही था बात है। हाँ जी। अब क्या है, आप आज प्रोडक्ट बना रहे हो, 1 महीने में पूरे भारत में वायरल हो सकते हो। बिल्कुल। कॉस्ट ना के बराबर। जितना पहले एक पेपर का ऐड था, उसमें तो कितने इन्फ्लुएंसर को नचवा दो, गवा दो। तो यानी कि आपके लिए तो सब कुछ रेडी है। और आज नहीं करोगे तो कल चीजें जब ये आउटडेटेड हो जाएंगी तो
क्या करोगे लेके आप? तब लोग करना शुरू करेंगे। हाँ, और मार्केटिंग एक ऐसी चीज है कि बिना मार्केटिंग आप अपनी पोजीशनिंग नहीं रख पाओगे। मार्केटिंग जस्ट लाइक अ पेट्रोल, आपने कार लिया है और आप ये चाहते हो कि पेट्रोल नहीं और गाड़ी भागे, कैसे भागे भैया? नहीं भाग पाएगी, ठीक बात है। आज अगर आप पॉडकास्ट नहीं किए होते किसी का, आप यूट्यूब पे होते ही नहीं, आप ऐसे ही सच धस के आ जाते बोलते हुए फ्रेंचाइजी बताओ कि ऑनर हूँ मैं, इतना ये वो सब कुछ है, कोई क्यों मानेगा भैया आपको? हाँ, नहीं जानता। ठीक। आज लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने कौन से ब्रांड के लिए काम किया है। हाँ। मैंने कहा मुझसे मत पूछो, मेरी वेबसाइट पे चले जाओ, हाँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, सब नजर आ जाएंगे। हाँ, अब यही आपके पास नहीं होता तो बताते रहो। ठीक है ना। तो मार्केटिंग क्या करता है, आपके लिए जीवन भर काम करता है, ऑटो पायलट में काम करता है और आपको हमेशा आरओआई देता है। और मार्केटिंग सर एक्सपेंस नहीं है, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। देखो, वो सब खर्चा जिससे आप कमाओगे वो सब इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, मैं तो एक बार कैलकुलेशन देख रहा था, आप का धंधा है, लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, ये सवाल लेना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मेरा धंधा है, हाँ। मैंने पहले महीने 20 लाख रुपए कमा लिए, पहले क्या करते हैं लोग, आप बताइए। देखो, मैं कई बार कहता हूँ जब जो नए नए बच्चे होते हैं ना, वो सबसे पहले गाड़ी ले लेंगे, मोबाइल ले लेंगे, घूमने चले जाएंगे। चलो, जो एक्सपर्ट प्लॉट है ले लेंगे, क्या करें, प्लॉट ले लेंगे। हाँ, मतलब फिक्स एसेट पे खर्च कर देंगे। हाँ, प्रॉपर्टी लेंगे। हाँ, यही सबको पता है ना। हाँ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए का ले लिया, हाँ, वो 3 साल में कितनी बड़ी होगी? मान लो डबल हो गई तो 20 लाख की हो जाएगी। हाँ, 20 लाख की हो गई। हाँ, ठीक है, होगी नहीं लेकिन फिर भी हो गई मान लो। चलो 3 साल में मैंने कहा डबल हो गई। ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए में केवल 2 लाख रुपए का कुछ अपना गोल्ड वोल्ड खरीदे या खर्चा रखे, 8 लाख रुपए जिस धंधे से अगर खरीदा है उसी में अगर मार्केटिंग में लगा दे तो अगले साल ये प्रॉफिट 50 लाख से 1 करोड़ हो जाएगा। अब फिर 50 लाख जेब में रख के 50 लाख की प्रॉपर्टी ले लो। क्या बात कही आपने। मतलब अगर आपको कोई चीज सबसे ज्यादा रिटर्न देती है, हाँ, तो वो क्या है? आपका बिजनेस, आपका अपना बिजनेस। तब ना गोल्ड देगा, ना प्रॉपर्टी देगी, ना स्टॉक देगा, कुछ नहीं देगा। मैं बताऊं, मुझसे लोग बोलते हैं कि आप मैं बताऊं, ना मैंने डीमेट अकाउंट खुलवाया है, ना मैं शेयर मार्केट में लगाया हूँ, ठीक है, न कहीं। कोई कहता है कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते आप, शेयर मार्केट कितना रिटर्न देता है? कथूरे सर के साथ मैं बैठा था, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा नसीब है तो 12% का दे देगा। हाँ जी, यही है। हाँ, 16-12%। बिल्कुल आता। कई लोग तो नुकसान में भी हैं। ठीक है, सेबी की रिपोर्ट है 95% लोग नुकसान में। ठीक है। मैं तो 25% का प्रॉफिट साल में 3 बार घुमाता हूँ। भाई अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो 1 क्वार्टर में अगर मैं 1 करोड़ का माल बेचूंगा, हाँ, तो 25% 1 क्वार्टर में, 25% 1 क्वार्टर में, 25% 1 क्वार्टर में, 1 करोड़ से 75% का हमने आरओआई ले लिया। कौन सा शेयर मार्केट देगा बताइए? कोई नहीं देगा। और अगर ये 75% हमने कमाया है 3 बार पैसा घुमा के, तो मेरी अपनी स्ट्रेटजी क्या रही हमेशा, मैंने 3 साल तक कोई प्रॉपर्टी नहीं लिया। अब मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं लिया, कोई एसेट नहीं लिया, रेंट पे था मैं। कुछ लोग जो जॉब करते थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ले ली, तो मम्मी बोलती थी कि भैया वो जॉब कर रहे हैं प्रॉपर्टी ले लिए, तो बिजनेस कर रहे प्रॉपर्टी नहीं लिए। हम कहे मम्मी कोई बात नहीं, शांत रहिए, ठीक है, नहीं लिया। मैंने पूरा का पूरा पैसा बिजनेस को बड़ा करने में और मार्केटिंग में लगाया। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, क्रिएटर एक कार्निवाल था अमरीश भारती सर का, उसमें रिगी स्पॉन्सर था। अब मैं दिल की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। सबको लगे जो रियल किया है हमने, हाँ। जो हमने पहला रिस्क लिया था, उसमें अमरीश सर बोले कि इतना पैसा लगेगा चंदन जी, क्या स्पॉन्सर आप कर सकते हो, गेम चेंज हो जाएगा। मैंने कहा सर क्या है? बोले 5000 यूट्यूबर आ रहे हैं। ठीक है, 5000 यूट्यूबर आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं मैडम, अच्छा मैं और मैडम बात करते हैं, 1 घंटे में डिसीजन ले लेते हैं, 1 घंटा बस। वो आरओआई पूछती है, मैं ये हम लोग सोच समझ के डन। बहुत फास्ट एक्शन है, ये भी बिजनेस का सबसे बड़ा थंब रूल है, आपका एक्शन कितना फास्ट है। मैं इस पे बात करूंगा, मुझे इस पे बात करनी है। ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने वो किया, डन कर दिया। तो उसमें 15-20 लाख का खर्चा हुआ। 15-20 लाख हमारे पास नहीं थे क्योंकि बिजनेस ग्रो हो रहा था। ठीक है, मैडम ने गोल्ड रखा, 10 लाख का गोल्ड रख के पैसा ले लिया, बाकी इधर से हमने दे दिया। अब हमने 15 लाख तो वहाँ दिया, 3 लाख का हमने प्रिंटिंग पे खर्चा किया, 5000 हमने बैग बनवाए। ठीक है, उसका
फोटोज या वीडियोज आप चला देना कितना बड़ा इवेंट था। हाँ जी बिल्कुल। तो वो बैग बनवाया, कैटलॉग बनवाया, और हमारी 20 लोगों की क्रू मेंबर, टी शर्ट एंड ऑल सब में। इवेंट किसी और का हाईजेक हमने कर लिया, केवल हमारे बंदे दिखते थे वहाँ, सबके हाथ में हमारा बैग। ठीक है, उस इवेंट को जब हम कर रहे थे ना, अब ये बात जो बता रहा हूँ जो मैक्सिमम लोग नहीं करते, हमारा ROI हमने सेल रखा ही नहीं था। हमें ऑर्डर नहीं चाहिए इस इवेंट से, हमें कोई ROI नहीं चाहिए। हम ये कर रहे हैं केवल ब्रांड अपीयरेंस के लिए, केवल ब्रांड आइडेंटिफिकेशन के लिए, बस, और कुछ नहीं। हमारे ब्रांड को लोग जान जाए, बस इतना ही जरूरी है, बस, नो सेल। हमें 1 रुपए का रिटर्न नहीं चाहिए। उसके बाद सर, आज जितने भारत के यूट्यूबर हैं उस एक इवेंट की वजह से हैं। और वो 15 लाख का पहला मार्केटिंग जो हमारा इन्वेस्टमेंट था, उसका ROI वही नहीं, उसका ROI आज तक मिल रहा है। क्योंकि जितने ब्लॉगर यूट्यूब पे बनाए थे, वो कीवर्ड में डिजिटल बोर्ड, स्टूडियो, कार्निवाल यूट्यूबर डाले होंगे। हाँ डाले होंगे, बिल्कुल डाले होंगे। अमरीश जी का था मिलियन ऑफ चैनल, वो तो डालेंगे। सबका फ्लायर बना, सभी फ्लायर पर अगर आपने देखा होगा क्रिएटर कार्निवाल, तो स्पॉन्सर्ड बाय कंपनी का नाम था, हाँ बेंचमार्क था, वो था। ठीक है। अब जिस यूट्यूबर के पास गया, अगर उनका 2 मिलियन है, वो भी अपने कम्युनिटी पे लगाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा वो क्रिएटर कार्निवाल था। सोलो यूट्यूब फैन फर्स्ट से भी बड़ा था, त्यागराज स्टेडियम में, सबने लगाया। उस 15 लाख रुपए से 200 मिलियन तक सब्सक्राइबर पे हमारा स्टेटस लगा। कितने ब्लॉगर वीडियो बनाए। उसके बाद तो जो सेल हमारी मंथ ऑन मंथ हुआ, उस 15 लाख के इन्वेस्टमेंट से आज तक अगर उस इवेंट से मैंने कमाया होगा या सेल आई होगी, तो कुछ नहीं तो 20 से 25 करोड़ रुपए। ये एक डिसीजन, एक एक्शन राइट टाइम पे एक एक्शन आपके बिजनेस की दशा और दिशा सब दोनों बदल सकता है। अब अगर वो एक्शन नहीं लेता तो मार्केट में तो LG है, सैमसंग है, बड़े बड़े ब्रांड है। हाँ बिल्कुल, कोई भी आ जाता। अब भाई देखो, एक बड़ा क्रिएटर सैमसंग छोड़ के ब्रांड क्यों लेगा? लेकिन जब जगह दिख ही यही रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी विजिबिलिटी हो गई ना। ठीक है, अब आज तो आप अगर कीवर्ड डाल दो ना, इस ब्रांड की इतनी मोनोपोली है, ठीक है, कि अब तो लोग बोलते हैं यही चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक बात है। पहली है मार्केटिंग, दूसरी है सर्विसिंग। हाँ, ठीक है ना, हम उस पर भी आएंगे। आपने बताया कि एक तो आपने मार्केटिंग की बड़ी चीज बताई कि सही समय पर सही डिसीजन और सही एक्शन अगर आपने ले लिया, और रिस्क भी, क्योंकि आज के समय में जब आपने कहा कि हमने रिस्क लिया, उस समय आपने गोल्ड लोन पर रखकर रिस्क लिया। ये कोई नहीं कर पाएगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, जैसे इवेंट लगते हैं, वहां पर अगर कुछ इन्वेस्ट करना होता है तो लोग सबसे पहले अपनी ROI निकालने लग जाते हैं। हाँ, सेल कितनी आएगी, भैया सेल नहीं आई तो क्या होगा। लेकिन आपने क्या कहा, नहीं, हमें सेल नहीं, अपॉर्चुनिटी है, बस। तो आपको सेल नहीं देखनी, आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। अपॉर्चुनिटी है तो इन्वेस्ट करो, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इन्वेस्ट मत करो। ये पता चल जाता है किसी भी इवेंट से या कहीं पर भी आप काम कर रहे हो तो। कुछ इंटेंशन भी होता है, कुछ आपका रिसर्च होता है। हाँ बिल्कुल, बट ऑब्वियसली जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें पता है कि मेरा सही ऑडियंस कहाँ है। मैं तो उतने में ही खुश था कि अब देखो, अमरीश जी वीडियो बनाए, मेरी नई दोस्ती हुई थी उनसे, तो उनके यूट्यूब का तो कॉस्ट था, वो बिल्कुल मार्केटिंग कॉस्ट, जो लोग कम्युनिटी में अपने लगाए वो कॉस्ट था, जो लोग वो लेके फोटो खिंचवाए वो कॉस्ट था, प्लस आपके बारे में बातें कौन कर रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ मैं चीफ गेस्ट था। बड़े बड़े यूट्यूबर को ट्रॉफी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। दीप प्रज्वलित कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। जिस व्यक्ति को उस इवेंट के बाद को जानता नहीं था, उस समय में यूट्यूबर के नज़र में सबसे बड़ा, और हाँ, उस इवेंट के बाद मुझे लोग ऐसे स्पॉन्सर लेना शुरू कर दिए। बताइए, वहीं से मनोज जी मिले, वहीं सब मिले। अभी बताऊं, बहुत सारे ऐसे इवेंट होते, मेरे पास कॉल आता है, सबको लगता है कि बहुत बड़े स्पॉन्सर है, ये स्पॉन्सर कर देंगे। तो जब आप किसी की नज़र में ना स्पॉन्सर, कंपनी और उसके कद से बहुत बड़े बन गए, तो मैजिक अलग होता है। बिल्कुल, फिर आपको जिंदगी भर आपको बेचू समझेंगे लोग, ये बेचने वाला है। ठीक बात है। तो उससे क्या क्या क्रेडिबिलिटी, ब्रांडेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, चारों पिलर एक साथ थे। एक तो आपने बताया कि इवेंट्स में आप जिस तरीके से
आपने काम किया वो उसने आपकी मार्केटिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और बड़ा बिजनेस आया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आज के समय में, एक आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बताया, और क्या बेस्ट तरीके हैं मार्केटिंग के? मार्केटिंग के सबसे जो बेस्ट तरीके हैं वो यूज़र को सर्विस अच्छी देके, अगर आप उनका फीडबैक आप ले रहे हो, उसको यूट्यूब पे दे रहे हो, एक तो वो अपने कम्युनिटी में शेयर करेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक के लिए अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है और खुद का कोई मार्केटिंग टूल, ऐसे पॉडकास्ट पे बैठ जाओ, जाके यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना लो अपनी कंपनी के बारे में और सर्विस अच्छी कर लो, ये भी लीड है। और ये बिना खर्चे की चीज़ है। बिना, अब मेटा तो लोग बोलते हैं मेटा से, ये बताइए, ये कोर्स बनाया आज सौरभ है, इनको मान लो यूट्यूब पे नहीं है, मेटा पे कोई क्यों क्लिक करेगा? मेटा तब काम करता है जब आप कुछ हो, जब आपकी विजिबिलिटी आ रही हो, आपकी विजिबिलिटी हो, तब तो मेटा का मतलब है। नहीं तो लीड तो आपका पैसा जाएगा, कोई फायदा थोड़ी ना। हाँ। आज मेरे इतने सेंटर हैं, तब तो मेटा करके विजिट करके हो रहा है। अगर सेंटर ही ना हो तो मेटा यूज करके मैं क्या करूँगा? क्या कर लूँगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो मेटा भी एक स्ट्रेटजी। अच्छा, मेटा सबसे बड़ा सेल्स पर्सन है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। मैं मेटा को मानता हूं मेरा सेल्स पर्सन है। मुझे एक ब्रांच पे अगर 50,000 का ऐड चलाना है तो मैं क्या सोचता हूँ, मेरा 50,000 का सेल्स वाला है। ठीक बात है। ऑफलाइन सेल्स वाला साला कोई लीड नहीं लाएगा, निकम्मा होगा। आजकल लोग ऑफलाइन जाना नहीं चाहते, कौन जाएगा धूप में गर्मी में? चला भी गया तो लोग दुत्कार देंगे, बोला नहीं चाहिए। मेटा है, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, लगा रहता है आपके लिए, ईमानदारी से दिखाता रहता है ऐड। आपके सही टारगेट ऑडियंस तक वो पहुंच जाता है। और 50,000 रुपए में आप अच्छा खासा धंधा कर लेते हो। धंधा कर लेते हो, बिल्कुल। वो आपको बिजनेस लाकर दे देता है। आपका सेल्स पर्सन लाकर देना दे, मेटा आपको बिजनेस लाकर देता है। चलिए, ये आपने मार्केटिंग की जो चीजें बताई, आप जीरो से मार्केटिंग कर सकते हो। आइदर तो आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा या फिर आपको लोगों को लेकर आना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहो। बिना मार्केटिंग के बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस ही मत करो मेरे हिसाब से। तो अब आपने एक डिसीजन की बात की, यहाँ पर दो प्रोस्पेक्टिव आते हैं। आपने कहा कि आप क्विक डिसीजन टेकर हो, आप डिसीजन को एक्शन में 1 घंटे में तब्दील कर देते हो। कई सारे कोचेज क्या कहते हैं कि डिसीजंस को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, आप उसे कूल डाउन होने का टाइम दो। आप अगर कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, जैसे आपने बड़ा डिसीजन लिया, तो बड़े डिसीजन को 72 घंटे से पहले मत लो। तो एक तो कह रहा है कि मैं इंस्टेंट डिसीजन मेकर हूँ, एक कहता है कि नहीं, मैं सोच कर समझ कर समय लेकर और उसके बारे में प्रोस एंड कॉन सब कुछ देख कर डिसीजन लूँगा। तो दोनों में से सही कौन है? सबसे पहले वो जो बोल रहे हैं उन्होंने कहीं से पढ़ा होगा। अब देखिए, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बातें हो जाएंगी। कोई बात नहीं, आप बताइए अगर जो भी आपको सही लग रही हो। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। कोच छोड़ के, हाँ, मैं किसी कोच को नहीं समझता। मैं कोच उसको समझूंगा जिसने 500 करोड़ का धंधा किया हो, तब मैं उसको कोच समझूं, क्योंकि मैं 100 करोड़ का कर चुका हूँ। जिसका कोई P&L ही नहीं है, किसी ने धंधा ही नहीं किया है, 10 लोगों को ऑन टाइम सैलरी नहीं दिया है, उसको ऑफिस का एक्सपेंस नहीं पता, उसको ROI नहीं पता, उसकी बात क्यों मानो भैया हम? ये तो व्यूअर को समझना चाहिए ना कि भाई जिसकी बात तुम सुन रहे हो उसने अपने लाइफ में क्या किया है। आजकल बच्चे बोल रहे हैं कि मैं आपको कोच बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो ये जिसने धंधा किया पहले उसकी बात समझो, क्योंकि वो दर्द बताएगा, सही बात बताएगा आपको। मैं आपको बता दूं, कई कोच जो बड़े बड़े हैं भारत के, अच्छे हैं, जिनसे लोग मिलना सुनना चाहते हैं, वो भी कभी कभी बिजनेस का टिप्स हम ही आपसे लेते हैं। ये आपको भी पता है और ये हमें भी पता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना? तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आते हैं एक्शन पे। जोमेटो के फाउंडर ने रिजाइन दिया है अभी ना, दीपेंद्र गोयल जी। हाँ, तो उन्होंने रिजाइन दिया है। रिजाइन में क्या लिखा है ना, आप शॉक हो जाओगे लिख के, सुन के। क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है मैं अभी जोमेटो के फाउंडर के लायक नहीं हूँ। आई एम नॉट स्टेबल। मुझे बहुत सारे एक्शन लेने हैं, बहुत सारी R&D लेनी है, बहुत रिस्क लेने हैं, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में हो सकती है। जिसने जोमेटो बनाया वो क्या करे, मुझे बहुत रिस्क लेना है। इतना बड़ा आदमी रिस्क लेने के लिए कंपनी छोड़ देता है और आप कहते हो 72 घंटे चाहिए। भाई रिस्क ही नहीं लिया तो बड़ा कैसे होगे? बड़ा कैसे बनोगे? बिल्कुल ठीक बात है। रिस्क हमेशा सबसे बड़ा वेपन होता है। रिस्क नहीं, अच्छा रिस्क ना बिजनेसमैन कभी ऐसे नहीं लेता, वो कैलकुलेटिव होता है। मैं बिल्कुल यही सवाल पूछने वाला था। रिस्क तो आपने कहा, लेकिन कि कितना रिस्क लें? मतलब मुझे आप बोल रहे हो कि छलांग मारो, कहाँ से मारूं? 10वें माले से, 5वें माले से, पहले माले से? कौन सी मंजिल से मैं छलांग मारूं? या तो इसके लिए ना आपके पास बढ़िया मेंटोरशिप हो या थोड़ी पढ़ाई हो।
ठीक है, तब तो मजा आएगा। मैंने क्या किया था, मैं 3 साल बिजनेस कोचिंग में था। रिस्क मैंने कब लिया, मैं 2016 से बिजनेस कर रहा हूं ना। मैंने यूट्यूबर वाले में तो कोविड के बाद पैसा दिया ना, तब तो मैं सब समझ चुका था ना कि इसका ये इम्पैक्ट होता है। तो मेन ये होता है कि रिस्क आप ले रहे हो, आपके पास एक प्रोसेस मैन होना चाहिए। देखिए मैं हूँ, आप है ना, प्रोसेस मैन, पीपल मैन, एक्शन मैन, आइडिया मैन। 4 तरीके के मैन होते हैं। एक बार दोबारा से बता दी, 4 तरीके के कौन से होते हैं? पीपल मैन, ओके, ठीक है, प्रोसेस मैन, एक्शन मैन, आइडिया मैन। एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? प्रोसेस मैन, जो प्रोसेस मैन है, हाँ, जितने भी प्रोसेस मैन है वो बिजनेस बड़ा कभी नहीं कर पाएंगे। वो प्रोसेस में लगे रहेंगे। नहीं, वो कैसे होता है, उनको बोलोगे 10 रुपये ये खर्च है, तो क्यों है, कैसे है, वाउचर ले ये आओ। बहुत जरूरी है, कहाँ जरूरी ये मैं बताता हूँ अभी। ये बहुत अच्छी बड़ी है, लेकिन किसके हैं उसका मैं बताता हूँ, ठीक है। नहीं ये नहीं हो सकता, क्रॉस बजट नहीं है, नहीं करेंगे। तो आज के बाद कोई आपसे कहेगा समझो प्रोसेस मैन है, ठीक है, क्रॉस। एक है आइडिया मैन, सर मेरे पास ना एक आइडिया है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये फाड़ देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। आप बोलो कैसे, उनको कुछ नहीं पता, तो वह आइडिया मैन। एक है एक्शन मैन, ठीक है, आपने बोला पॉडकास्ट शुरू करने से फ़ायदा होता है, पता चला दूसरे जाके पॉडकास्ट कर दिया उन्होंने, वो है एक्शन मैन। ठीक है, अब 6 महीने पॉडकास्ट कर रहे हैं, पता चला पैसा चला गया, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, अब जाके होपलेस हो जाएंगे, वो है एक्शन मैन। एक है पीपल मैन, हम आप हैं, बोलना पसंद है उनको, खूब बोलना पसंद है, लेकिन बोलते 100% है और करते 10% है। तो ये चारों अधूरे हैं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये एक आ गए, जैसे प्रोसेस मैन से, अगर एक आइडिया मैन, फाउंडर को आइडिया मैन होना चाहिए। अगर फाउंडर को राइट एंड लेफ्ट प्रोसेस और एक्शन मैन मिल गए तो एक्शन मैन हनुमान जी हैं, ठीक है, क्योंकि आइडिया उनका है और प्रोसेस मैन आपको वैलिडेट करेगा, दिस इज फॉर वैलिडेशन, ठीक है। जैसे आपने कहा यार मेरा ये आइडिया है, 100 करोड़ का धंधा इससे बन जाएगा या 10 लाख का धंधा ही बन जाएगा। प्रोसेस मैन कहा कैसे, कहाँ ऑफिस लोगे, उसका रेंट कहाँ से आएगा, कितने साल में ROI आएगा, कैसे आएगा, तब आप उसको जवाब दोगे। यानी वो आपके आइडिया को वैलिडेट कर रहा है कि आइडिया फालतू तो नहीं है, और वो वैलिडेट कर दिया, बोल दिया ओके, एक्शन मैन को एक कमांड दे दिया। आपका मैनेजर कभी भी आइडिया मैन नहीं होना चाहिए, वो खराब कर देगा अपना ऑर्गेनाइजेशन। एक्शन मैन होना चाहिए, केवल एक्शन मैन होना चाहिए। मैनेजर केवल एक्शन मैन होना चाहिए। अगर वो प्रोसेस मैन या आइडिया मैन है तो कुछ नहीं करेगा जीवन में। अधिकतर लोग तो सलाहकार ही हो जाते हैं। कई बार मुझे अपनी टीम को बोलना पड़ता है कि आई डोंट हायर यू एज ए कंसल्टेंट। हमें बस सलाह, मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत करो तुम। मतलब कई लोग, आपको लगता होगा कि हम थोड़े से रूड हो रहे हैं, लेकिन होना पड़ता है बिजनेस में। हाँ, तो ये है सर। हम लोग किस टॉपिक पे यहाँ घुस गए? बिल्कुल, आप आइडिया मैन के बाद पीपल मैन आप बता रहे थे। हाँ, तो पीपल मैन हो गया, पीपल मैन जो बोलते हैं। तो जितने भी यूट्यूबर, क्रिएटर, कोचेज हैं, पीपल मैन है, तो आपका यूट्यूब तुरंत होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए। जो बोलने की क्षमता है, जो लोग आपके घर दोस्त यार बोलते हैं यार बोर करने क्यों आ गए, माइक पे बोर करो, बहुत लोग सुनने के लिए हैं, पैसा कमाओ उसी से। तो पीपल मैन अच्छे वक्ता होते हैं। तो यानी कॉम्बिनेशन से चीजें हो सकती हैं। तो ओवरऑल जो है डिसीजन मेकिंग आपकी फास्ट होगी, तभी आप आगे तरक्की कर पाओगे। डिपेंडिंग ऑन कि आपका बैकबोन कितनी मजबूत है। बैकबोन अगर नहीं वो अलाउ कर रही तो उस समय आपको नहीं लेना चाहिए। रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे सीखने के लिए। अगर मैं वापस से आपके मुझे क्या लगता है कि हर उस इंसान से वो चीज़ सीखनी चाहिए जिसमें उसने आइदर तो जिंदगी लगाई है या कुछ बड़ा बनाया है। आपने बड़ा बनाया है डिजिटल बोर्ड में, स्मार्ट क्लासेस जिसको बोलते हैं, कई लोग इंटरेक्टिव पैनल भी हैं, ठीक है ना, कई लोग उसे क्या बोलते हैं कि लिखने वाला टीवी भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो मैं जब आपके यहाँ पर आया तो जब एंटर किया तो मैंने देखा कि जो आपका एक्सपीरियंस सेंटर है 15-20 टीवी लगे हुए हैं, अलग पैनल्स लगे हुए हैं, स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस AI के ज़माने में, जो आज के समय में सारे काम AI से हो रहे हैं, ऐसे समय में इंटरेक्टिव पैनल का युग अभी भी है? अभी तो शुरू हुआ है सर, केवल 7% लोगों ने लगाया, अभी 97% का मार्केट बचा हुआ है। अच्छा। हाँ, मेरा कस्टमर कौन है पहले आप समझिए। अगर 120 करोड़ जनता है तो 60 करोड़ मेरा अपना कस्टमर है। आने वाले टाइम में ना इन सबका डिमांड इतना होगा, डिप्रेस्ड बंदा यूट्यूब पे जाएगा, स्किल्ड बंदा
यूट्यूब पे जाएगा, बेरोजगार बंदा यूट्यूब पे जाएगा, कुछ उसको आता है हस्तकला यूट्यूब पे जाएगा। ये जब हम आप लोग जो ज्ञान दे रहे हैं इसको देख के 100 तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे। हाँ जी। यूट्यूब पे अगर कोई आपकी बात नहीं सुना तो यूट्यूब पे जाके बोलोगे। वीडियो में हर कोई आएगा आने वाले टाइम में। पूरा बॉलीवुड वीडियो में आ गया। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो जो वीडियो में नहीं है वो कल आएगा, कल आएगा तो मजबूरी में आएगा, तो आज आ जाए वो। और जो है इंटरेक्टिव पैनल, इट्स अ वेपन, ये डिजिटल वेपन इक्विपमेंट है। सो विदाउट इक्विपमेंट तो आप एक्सीलेट नहीं कर सकते ना। ये सारे तो एक्सीलेटर हैं, ये कहाँ रिप्लेस एआई करेगा। और यूट्यूब जहाँ पे आप लैंड करवा रहे हो, हर दिन तो पॉलिसी आ रही है, ये मोनेटाइज नहीं करेंगे, ये मोनेटाइज नहीं करेंगे। एआई वगैरह आपके मार्केटिंग के लिए ठीक है, बाकी बिजनेस के लिए सब जैसी चीज़ें थी वो एग्जैक्ट वैसे ही हैं। आप वैसे ही खाओगे, वैसे ही पियोगे, वैसे ही जियोगे, वैसे सब कुछ लोगे। एआई केवल आपके काम को स्पीड अप करेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग नए बिजनेस आइडिया ढूंढने आते हैं, आज आपके पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं, पॉडकास्ट, इंटरेक्टिव पैनल, आज कोई कोच है तो उसके लिए पूरा सेटअप तैयार करके देना, आज कोई अगर यूट्यूबर है तो उसके लिए पूरा सेटअप तैयार करके देना, कंटेंट क्रिएटर की एंड टू एंड हेल्प करना, और मल्टीपल सिटीज़ में आपके एक्सपीरियंस सेंटर हैं, तो क्या आप लोगों को डायरेक्ट भी कोई किसी तरीके से बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं? हाँ सर, हमारा एसोसिएट मॉडल है। एसोसिएट मॉडल में एसेट लाइट मॉडल है, ठीक है, और उसमें हमने बड़ा मिनिमल सा फीस रखा है 51,000, और वो भी उसमें सीआरएम कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें ये है कि अब हमारे एक्सपीरियंस सेंटर तो हर जगह हाई है, तो हमने मार्केटिंग का तरीका अलग ये बनाया है कि आपके पास कोई भी लीड है, अगर आप वो हमारे भी फील्ड के अगर हैं, वो स्टूडियो नहीं सेल कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडियो में आपको सर्विस टीम चाहिए। पैनल सब बेच सकते हैं, स्टूडियो कोई नहीं सेल करता है क्योंकि सर्विस चाहिए। हाँ जी। तो यानी कि आप उसी लीड को अपसेल कर सकते हो कि हमारे ये पार्टनर है, वो स्टूडियो बनाते हैं, वो लीड आपने दिया, अगर उससे लीड आपकी स्टूडियो बन गई तो आपको पैसे मिल गए। आप टीचर हो, आप यूट्यूबर हो, आप हमारे ऑफिस में आइए, ब्लॉग बनाइए, ठीक है, मैं आपको लिंक दूंगा, सीआरएम का लिंक आप डालिए, जितनी लीड आती है, क्लोज आती है, हमेशा पैसा कमाओ आप। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि बहुत बड़ा भारत है तो हमें बहुत बड़ा एक काम करना है, इसीलिए हमने एसेट लाइट मॉडल बनाया। ट्रेंडिंग बिजनेस है, अगर 10 लीडें आ रही हैं 2 क्लोज हो जाती हैं, होनी क्लोज। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिजनेस अगर कभी बनाना है तो एसेट लाइट बनाओ, सामने वाले को एंटर करने में तकलीफ ना हो, सामने वाले को एग्जिट करने में तकलीफ ना हो, और जब उसे सर्विसिंग करनी है तो उस समय उसका इन्वॉल्वमेंट ना हो। हाँ, तो अगर ये 3 चीजें हैं किसी बिजनेस में, तो वो बिजनेस आसानी से कर लेना चाहिए। बाकी ये देखना है कि आप उस बिजनेस के लिए परफेक्ट फिट हैं या नहीं है। हाँ, ठीक है, ये आपको देखना है, क्योंकि अगर आप लोगों से बात नहीं कर पाते हैं या लोगों से मिल नहीं पाते तो तकलीफ है। आप क्या देखते हैं कि कौन है वो कैटेगरीज या कौन सी आपकी टारगेट ऑडियंस है जो इस बिजनेस को आसानी से कर सकती है? सारे यूट्यूबर जितने भी हैं, कुछ भी वीडियो बनाते हैं, सब मेरे ये सब राइट बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल राइट, परफेक्ट ऑडियंस है जो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा उनका। हाँ, जितने भी टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अपना स्टूडियो टूर दिखा के, ठीक है, उसमें वो कर दें, ठीक है। और जितने भी एवी डीलर हैं, हाँ, जो कुछ ना कुछ बेचते हैं, वो हमारे साथ मिलके कनेक्ट होके कर सकते हैं। और जिनके पास पैसा वैसा है बढ़िया, वो आके बिलिंग पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। तो लगभग सब तो इंटरनेट पे है ही है, सब इंटरनेट पे है, जो इंटरनेट यूज कर रहा है क्योंकि इंटरनेट यूज कर रहा है तो सोशल मीडिया को कुछ कंज्यूम कर रहा होगा, सर्विस दे रहा होगा, या फिर क्रिएटर होगा। चैनल, अच्छा एक और इस पॉडकास्ट बता दूं आपको, कोई भी यूट्यूबर क्रिएटर इंस्टाग्राम पे है लोग, हाँ, तो वो स्मार्ट इन्फोर्मेशन का पेज है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वहाँ वो हमसे ऐड भी हो सकते हैं। हर महीने हम स्पॉन्सर भी करते हैं, हमें क्रिएटर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बहुत चाहिए होते हैं। क्या बात है। तो यानी कोई जुड़ गया तो परमानेंट उनके लिए हम यहीं से काम है, जैसे मालूम नहीं एसोसिएट बनना है, रील बना के प्रमोट करो, आपको सबका पैसा कॉस्ट सबका मिलेगा। बिल्कुल, तो मतलब कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आगे, जितने भी क्रिएटर हैं बहुत ध्यान से सुने, आप स्मार्ट इन्फोविजन पर जाएं, वहां पर आप जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं, कनेक्ट होने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, मतलब कि हर किसी के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं आपसे एक स्ट्रेट सवाल पूछूं, आज के समय में 2026 में हम बैठे हुए हैं, शुरुआत हुई है अभी, आपको क्या लगता है कि 3 ऐसे कौन से ट्रेंडिंग बिजनेस हैं जो आने वाले 3-5 साल तक रहने वाले हैं?
एक तो सर ना कोर्स सेलिंग का बिजनेस बहुत ट्रेंडिंग है आज टाइम में। मुझे लगता है हर किसी को अपना एक कोर्स लॉन्च करना चाहिए जो यूट्यूब पे है, बिना देरी किए। ये नहीं कि मैं अच्छा बता पाता हूँ या नहीं बता पाता हूँ, ठीक है, ये तो है ही है। दूसरा बिजनेस जो मैं देखता हूँ जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व होता हूँ, आजकल फूड एंटरप्रेन्योर्स बहुत आ रहे हैं। स्ट्रीट फूड, वो फूड में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। और तीसरा है सर ना, ये टीचिंग और कोचिंग वाले बिजनेस बहुत बड़ी होने वाली है जिसमें कोई पैसा नहीं। अब मैं एक टीचर बताऊं जो 3 साल पहले डिजिटल बोर्ड के लिए हाथ जोड़ के पैसा मांगे थे अपने स्टूडेंट से 3 साल पहले। उनके पास 1.5 लाख रुपए नहीं था कि वो डिजिटल बोर्ड खरीदे। आज वो 8 करोड़ का घर बनाए हैं केवल। तो इतना पैसा है, ठीक है, इन सब चीज़ों में। लेकिन चीज़ें हैं स्किल बेस्ड। अगर आप क्योंकि आज हम लोग डिजिटल की बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैं डिजिटल अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। आप एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हो, राइट। अगर एआई प्रॉम्प्टिंग आपने सीख लिया और किसी को आप अगर उसके प्रॉब्लम को ऑटोमेट करके दे दिया आपने, तो बहुत पैसा है, काम हो गया। स्किल पे पैसा, स्किल सीखो, उसी का प्रोडक्ट बना दो सीधा। सर ये जितने भी बिजनेस आपने बताए ये शहरों में तो चलेंगे, लेकिन क्या गांव में भी चलेंगे? सर यूट्यूब थोड़ी ना गांव हो कहीं पर। आज तो लोग शहर से गांव में जाके स्टूडियो अपना बना रहे हैं। कितने यूट्यूबर दिल्ली मुंबई छोड़ के अपने गांव में स्टूडियो बना के सब कुछ कर रहे हैं। कोच भी है सर पुणे में बैठे हैं, लेकिन मनोज दे धनबाद में, वो धनबाद में बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग पहाड़ पे चले गए। अरे सौरभ जोशी अपने घर से वीडियो बना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ एक XYZ एक्सपेरिमेंटल वीडियो लोग बनाते हैं, बहुत व्यूज आते हैं, ठीक है, वो अपने गांव से बनाते हैं। साउथ का एक देखते हो आप, वो वाला कुकिंग वाला, वो लोग जंगल से बनाते हैं। अब ना भारत ग्लोबल कंट्री हो गया, जैसे दुबई को बोलते हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज यानी दुबई जो है ग्लोबल विलेज है, यहाँ के सब लोग हैं। तो भारत भी ग्लोबल विलेज हो गया है। कहीं चले जाओ, आप कहीं से बनाओ, बस कंसिस्टेंट रहो, सीखते। देखो मैं हमेशा सीखने पे क्यों बोल रहा हूँ। एक कोच आपके लाइफ में, एक मेंटोर होना चाहिए, उसके बिना मत जाओ आगे मेरे भाई। नहीं, आप समझो बहुत आगे नहीं जा पाओगे। बिना GPS गाड़ी लेके जाओगे कहीं गड्ढा उड्ढा में चले जाओगे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। आज इनसे सीखने के लिए तो इतना कुछ है, हम 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे या 3 4 5 पॉडकास्ट भी करें तो चलता रहेगा। लेकिन चूंकि समय सीमा है तो इसलिए हम बहुत लंबा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ लास्ट आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बिजनेस में सक्सेस पाना चाहे तो उसे कोई 1 2 3 काम क्या करने चाहिए जिससे कि उसे सक्सेस आसानी से मिल जाए? एक हथौड़ा लो और एक्शन लो। एक्शन लोगे, लाइफ इट्स लाइक ऑटो रिक्शा। पहला डालो, दूसरा तीसरा अपने हिसाब से आप निकाल लोगे, ठीक। 90s के लोग पता है सफल क्यों हैं? बिना बुद्धि लगाए एक्शन ले लेते हैं। आज आप फ्रेंचाइजी बताओ आप करे हैं, आज बड़े ज्ञान देने वाले आते होंगे, लेकिन जब शुरू किया होगा आपने तो एक्शन तो लिया होगा आपने। एक्शन नहीं लिया, एक इंस्टेंट एक्शन। बिल्कुल। कौन सी स्ट्रेटजी बताई थी आपने, बताइए कौन सी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी आपने? अच्छा सुनिए, प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रेटजी ना एक स्टेज है। वो एक स्टेज पे आके करना चाहिए, स्टार्टिंग में शुरू करने के लिए नहीं सोचना है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े महंगे जो कोचेज हैं ना, वो कहते हैं कि आप 5 ऑपरेशंस वाले बंदे रखो और इतनी बड़े ऑफिस लो, इतने बड़े टीम बनाओ। मैं कहा उनको देखना बंद कर दो अगर आप 0 से बिजनेस शुरू कर रहे हो तो। हाँ, और उनसे जाओ, वो खुद ही बिजनेस नहीं बनाओ। चलिए हम ये सारी बातें नहीं करेंगे, मजा उनसे सीखो आप अच्छी बातें होने के बाद सीखो, लेकिन एक्शन लो। मैं कह रहा हूँ किसी को एक गुरु बनाओ, एक्शन लो, डेली एक्शन लो। एक अपना एक्शन बुक बनाओ कि आज मैंने क्या एक्शन लिया, हमने क्या पढ़ाई किया, हमने क्या सीखा, ठीक है। आप जीत जाओगे। आप एक्शन नहीं लोगे तो कितने भी बड़े बुद्धिमान हो आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, मैं आपको बस यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोगों को बिजनेस देते रहें, लोग भारत की GDP में आप योगदान करें और आप भी बहुत आगे बढ़े। और आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा लोगों को। आपने क्या 3 बातें स्पेशल से कि वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप पॉडकास्ट के इस पड़ाव तक हैं, मतलब आपको मज़ा तो आया है। अगर मज़ा आया है तो आप इसे कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें और फ्रेंचाइजी बताओ को इसी तरीके से अपना प्यार
प्यार देते रहें। हम ऐसे ही शानदार और जानदार एंटरप्रेन्योर्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जहां पर आपको सीखने को भी मिलेगा और व्यापार भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंचाइजी बताओ पर हम एक पॉडकास्ट में 2 काम करते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलता। तो देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ मेरे साथ, यानी आपके अपने बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत। और आपने आज समय दिया इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू।